हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौर्य क्लासेस में। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे अपना ग्रामर की लेक्चर सीरीज। ठीक है, ग्रामर की क्लास 1 में हम लोग देखिए आपको क्या कराया गया था, एसेंशियल नॉलेज का पार्ट कराया गया था। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ एसेंशियल नॉलेज में क्या क्या कराया था हमने। ठीक है, एसेंशियल नॉलेज यानी कि आपको जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो इसमें मिलेगी। छोटे छोटे पार्ट हैं, ठीक है, वो आपको कराए गए थे। जब से सबसे पहले आपको इसमें लेटर्स एंड वर्ड्स कराया गया था, लेटर्स एंड वर्ड्स। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ बेसिक बताया जा रहा है। इसमें आपको इस पूरे चैप्टर में आपको एसेंशियल नॉलेज में सिर्फ बेसिक बताया जाएगा कि बेसिक में क्या क्या चीज़ें आपकी होती हैं। ठीक है, तो एसेंशियल नॉलेज में आपको लेटर्स एंड वर्ड्स बताया गया था पहले, उसके बाद फिर छोटे से, ठीक है, फ्रेज एंड क्लोज के बारे में बताया गया था। थोड़ा सा फ्रेज एंड क्लोज क्या होते हैं, ठीक है, लेटर एंड वर्ड्स के बारे में बताया गया था और फ्रेज एंड क्लोज के बारे में बताया गया था। तो दो टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, इसके बाद जो आपका थर्ड टॉपिक आता है, इसी एसेंशियल नॉलेज का पार्ट है ये। ठीक है, इसी एसेंशियल नॉलेज का पार्ट है। इसमें आपका थर्ड टॉपिक जो आता है वो आता है सेंटेंस। ठीक है, इसी में आपका जो थर्ड टॉपिक आता है वो क्या है, आपका सेंटेंस। तो आज हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, सेंटेंस। और इसी का जो फोर्थ टॉपिक होगा वो आपका काइंड ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। ठीक है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो इसी में हम क्या पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे। तो देखिए, चिंता करने की कोई बात नहीं है। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बताया जा रहा है, लेकिन जैसे ही ये पर्टिकुलर एक एक टॉपिक आएगा अपने आप में, तो वहाँ पे आपको हर एक सेंटेंस के साथ, हर एक चीज़ के साथ आपको ये पूरा क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको जो है क्लियर किया। देखिए, फ्रेज एंड क्लॉज तक हम करा चुके थे। आज हम ये सेंटेंस एंड काइंड ऑफ सेंटेंसेस इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सेंटेंस एंड काइंड ऑफ सेंटेंस, तो देखिए ये एसेंशियल नॉलेज का पार्ट है, तो एसेंशियल नॉलेज यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो आज कौन सा थर्ड पार्ट चलेगा, फ्रेज एंड क्लॉज के बाद आपका थर्ड पार्ट चलेगा। थर्ड पार्ट क्या है इसका, सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस क्या होते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपका। ठीक है, लेटर्स एंड वर्ड्स तक हम कंप्लीट करा चुके थे, उसके बाद आपका सेंटेंस वाला पार्ट चलेगा। तो देखिए, जैसे लेटर्स जो है क्या थी, सबसे छोटी इकाई थी हमारी किसी भी अल्फ़ाबेट की। ठीक है, यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट की। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट की आपकी क्या है, सबसे छोटी इकाई क्या थी, लेटर्स थी। फिर उन्हीं लेटर्स को एक अच्छे क्रम में मैनेज किया तो वो क्या बन गए, वर्ड्स बन गए। ठीक उसी प्रकार से आपका वर्ड्स को भी हम एक सही ढंग से अगर लिखते हैं तो वो आपका एक सेंटेंस बन जाता है। यानी कि सेंटेंस की जो डेफिनेशन बनेगी वो अ ग्रुप ऑफ, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड अ सेंटेंस बट विच मेक अ कंप्लीट सेंस। ठीक है, देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड, यहां से अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या हो जाएगी डेफिनेशन, डेफिनेशन अगर लिखना चाहे तो यहां से डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड which make a complete sense। ठीक है, which make a complete sense is called sentence। यानी कि इसको अगर हिंदी में देखें तो क्या कहा जाएगा, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस, यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह, ठीक है, शब्दों का एक ऐसा ग्रुप जो एक कंप्लीट सेंस दिखा रहा हो हमें, यानी कि जिसका एक कंप्लीट मीनिंग होगा, उसे ही हम सेंटेंस कहेंगे। जैसे कि मैं आपको दो एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, देखिएगा दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया आपको, ही इज अ गुड बॉय। एक सिंपली एग्जांपल है, ठीक है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, ही इज अ गुड बॉय। या फिर अ गुड बॉय ही इज। ठीक है, तो देखिए दो सेंटेंस मैंने लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, ही इज अ गुड बॉय एंड अ गुड बॉय ही इज, तो दोनों में देखिए आपका राइट जवाब क्या होगा, ये बिल्कुल सही है।
क्यों? क्योंकि इससे एक प्रॉपर सेंटेंस निकल रहा है, ही इज अ गुड बॉय, यानी कि एक सेंस निकल रहा है कि वह एक अच्छा लड़का है। यहाँ से क्या है, आपका एक प्रॉपर सेंटेंस का एक सही सेंस निकल रहा है, जिसे जहाँ पे भी आपका सही सेंस निकलेगा सेंटेंस का, वो क्या होगा, एक कंप्लीट, ठीक है, सेंटेंस हो जाएगा आपका। लेकिन ए गुड बॉय ही इज की बात करें तो एक अच्छा लड़का, फिर उसके बाद ही इज वह है, तो क्या ये सही सेंटेंस है? नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि ये आपका जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे क्या है, आपका डेफिनेशन सेंटेंस की ये होती है कि जिसका भी एक कंप्लीट सेंस निकले, यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका भी एक कंप्लीट सेंस होता है, वो क्या कहलाता है, आपका एक सेंटेंस कहलाता है। तो सेंटेंस के दो एग्जांपल दिखे आपको, यहाँ पे इस तरीके से अगर देंगे तो वो आपका गलत होगा, और इस तरीके से आपका एक सही सेंस निकलेगा तो वो एक करेक्ट सेंटेंस होगा, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल लिखवा देते हैं इसके, ठीक है, जिसके कुछ एग्जांपल हैं सेंटेंस के, तो सेंटेंस के कुछ एग्जांपल लिख लीजिए। ये तो आपको सही और गलत में एग्जांपल दिए थे, अब इसके पर्टिकुलर एक सही एग्जांपल लिखवा देता हूँ। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अगर इसको एक सेंटेंस को देखा जाए तो ये कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव, असर्टिव या फिर और डिक्लेरेटिव, ठीक है। देखिए इस पे मत जाएगा असर्टिव और डिक्लेरेटिव पे, ये पार्ट आपके आगे आने वाले हैं, ठीक है। अभी सिर्फ आप सेंटेंस को समझिए कि सेंटेंस का मतलब क्या होता है। सेंटेंस जो है, सन यानी कि सन जो है, देखिए द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज जो है कहाँ से निकलता है, पूरब में निकलता है, तो सूरज पूरब में निकलता है। यहाँ से एकदम करेक्ट सेंस निकल रहा है सेंटेंस का, तो वो क्या है, आपका एक सेंटेंस हो जाएगा, प्रॉपर कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। असर्टिव और डिक्लेरेटिव मैंने क्यों लिखवाया है यहाँ पे, ये आपको बाद में बताएंगे। देखिए इसका जो ये वाला पार्ट है असर्टिव और डिक्लेरेटिव, ऐसे ही इसके टोटल 4 पार्ट होते हैं, यानी कि असर्टिव, उसके बाद फिर आपका इंटेरोगेटिव आता है, फिर इंपेरेटिव आता है और एक्सक्लेमेशन वाला पार्ट आता है। तो वो 4 जो है काइंड्स ऑफ सेंटेंस ही होते हैं, ठीक है। वो हम आगे टॉपिक में कवर करेंगे जब हमारा इसका टॉपिक आएगा। तो अभी सिर्फ आप इतना नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको पता रहे कि कौन कौन से सेंटेंस हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 था। अगर इसी का सेकंड एग्जाम्पल देखें तो वेयर डू यू लिव, ठीक है, वेयर डू यू लिव। देखिए मतलब सभी का वो ये है, ये सारे सेंटेंसेस, लेकिन सेंटेंसेस के कौन कौन से टाइप है वो मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका कौन सा है, इंटेरोगेटिव है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको कवर किया जा रहा है, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो ये आपका क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसकी वजह से ये इंटेरोगेटिव आ जाएगा। और इसके साथ इंटेरोगेशन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इंटेरोगेशन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है सेंटेंस ओपन द डोर, ओपन द डोर यानी कि दरवाज़ा खोलिए। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे भी सिंपल सेंटेंस है, यहाँ मतलब इसका भी पूरा हो रहा है, दरवाजा खोलिए यानी कि ओपन द डोर, तो ये आपका इम्पेरेटिव है, लेकिन ये पार्ट अलग है इसका, तो इम्पेरेटिव है, ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये भी सेंटेंस है, ये भी सेंटेंस है, ये भी सेंटेंस है, बट ये असर्टिव में आता है, ये इंटेरोगेटिव की कैटेगरी में आता है, और ये इम्पेरेटिव की कैटेगरी में आता है। और ये सेंटेंस हम पढ़ने वाले हैं आगे अपने टॉपिक में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका 4th नंबर क्वेश्चन है। एक और है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पार्ट है, जैसे हाउ फाइन द डे इज। अगर आपको बोला गया हाउ फाइन द डे इज, यानी कि कितना अच्छा दिन है, ठीक है। ये इस तरीके के आपके जो सेंटेंस होते हैं वो आपके एक्सक्लेमेशन होते हैं, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। हाउ फाइन द डे इज मीन्स कितना अच्छा मौसम है, यानी कि कितना अच्छा दिन है आपका, ठीक है। तो कितना अच्छा दिन है यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, और जहाँ पे भी ये वाले मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क, इसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। तो ये 4 आपके जो हैं एग्जाम्पल हैं, इन्हीं चारों को एग्जाम्पल को हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। बट अभी सेंटेंस जो है एकदम क्लियर होना चाहिए आपको। इस सेंटेंस एक्चुअल में क्या होता है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी कि जिसका भी एक प्रॉपर सेंस बने, जैसा कि आपको एग्जांपल में दिखाया गया है। ये आपका सही है, ये गलत है, और बाकी जो सही है वो 4 एग्जांपल यहाँ पे हैं आपके, ठीक है। सभी का एक एक एग्जांपल आपको लिखवा दिया गया है ताकि आपको पता रहे कि सेंटेंस किस किस तरीके से होते हैं। तो
फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। सेंटेंस नंबर फर्स्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि सूरज पूर्व में निकलता है। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। ओपन द डोर, दरवाजा खोलिए। हाउ फाइन द डे इज, मीन्स कितना अच्छा दिन है। तो देखिए ये चारों जो है आपके सेंटेंस के पार्ट हैं। तो सेंटेंस बेसिकली इतना ही है, आपका डेफिनेशन है और उसके पार्ट हैं बस। अब आगे आते हैं, मूव करते हैं अपने दूसरे, इसी के थर्ड, देखिए थर्ड क्या था, सेंटेंस था। अब फोर्थ में हम क्या पढ़ने वाले थे, काइंड ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। तो फोर्थ में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, काइंड ऑफ सेंटेंसेस। तो यहाँ तक तो ये क्लियर हो गया, नोट डाउन करते रहिएगा, साथ के साथ प्रॉपर एक नोट्स बनाइएगा, ठीक है, नोट करते रहिएगा। तो बढ़ते हैं अपने एसेंशियल नॉलेज के क्वेश्चन, यानी कि आपका पार्ट नंबर 4 पे। तो पार्ट नंबर 4 क्या था हमारा एसेंशियल नॉलेज का, वो था काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, काइंड ऑफ सेंटेंसेस। तो पार्ट नंबर 4 है आपका काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। यहाँ से पार्ट नंबर 4 आपका क्या आ जाएगा, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस देखिए क्या होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स। अभी मैं आपको रचना के आधार पर कराऊंगा, ठीक है। जो मैंने आपको लिखवाए थे वो 4 पार्ट, वो क्या थे, वो आपके उसके काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस नॉर्मली थे, यानी कि जो हम 4 पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं। असर्टिव, फिर असर्टिव या डिक्लेरेटिव भी बोल सकते हैं उसको। सेकंड था इंटेरोगेटिव, ठीक है। उसके बाद फिर थर्ड नंबर पे आपका क्या था, इंटरोगेटिव के बाद इंपेरेटिव था, फिर एक्सक्लेमेटरी था, ठीक है। एक्सक्लेमेशन वाला सेंटेंस था, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो वो 4 पार्ट आपके काइंड्स ऑफ सेंटेंस में आते हैं, बट अभी मैं जो करा रहा हूँ यहाँ पे वो रचना के आधार पे है, ठीक है। तो वो वाला टॉपिक आपका आगे आएगा। तो रचना के आधार पर, रचना के आधार पर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। रचना के आधार पर आपके कितने प्रकार के होते हैं सेंटेंसेस, वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए फर्स्ट जो होता है आपका वो सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट इसी का आता है वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एंड इसी का आपका थर्ड पार्ट जो आता है वो आता है कंपाउंड सेंटेंस। तो आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि यहाँ से सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं। तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से पढ़ते रहिए, एक एक चीज़ आपको क्लियर होगी, ठीक है। तो इसके आगे देखिए क्या करना है हमें। 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस होते हैं, कंपाउंड, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं और उसके बाद कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, सिंपल सेंटेंस, यानी कि रचना के आधार पर बताया जा रहा है। रचना के आधार पर 3 प्रकार के सेंटेंस हो गए आपका। एक सिंपल हो गया जिसे साधारण वाक्य बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब मिश्रित वाक्य हो जाएगा, यानी कि कॉम्प्लिकेशन से पता चल रहा है, देखो कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लिकेशन यानी कि मिक्स करना, ठीक है, मिश्रित वाक्य हो गया। और कंपाउंड का मतलब क्या होता है, संयुक्त वाक्य, यानी कि 2 वाक्यों को आपस में जोड़ देना, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस, ठीक है, सिंपल सेंटेंस के बारे में। तो आगे आपकी जो हेडिंग है वो क्या है, सिंपल सेंटेंस, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, देखिए सिंपल टेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस इसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, ठीक है। अब फाइनाइट वर्ब का मतलब क्या है, यानी कि इसमें आपको सेंटेंस का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट दिया जाएगा जिसमें आपको एक ही फाइनाइट वर्ब है। जैसे एग्जांपल लिखवाता हूँ, अभी आप समझ जाएंगे, ठीक है। एग्जांपल मैंने लिखवाया,
इसका टाइम इज मनी, टाइम इज मनी। देखिए एकदम सिंपल सेंटेंस है, इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है, टाइम इज मनी, यानी कि क्या बोला जा रहा है यहाँ से, टाइम इज मनी, जो हमारा समय है वही आपका धन है। ठीक है, समय ही धन है, समय धन है। तो एक ही फाइनाइट वर्ब है, बात किसकी हो रही है यहाँ पे, ठीक है, टाइम की बात हो रही है कि समय जो है वो क्या है, धन है। तो यहाँ पे फाइनाइट वर्ब क्या है आपकी, एक ही है। ठीक है, तो फाइनाइट वर्ब आपका सिंपल सेंटेंस में एक ही होती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो एक सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस ज़्यादा टफ नहीं है, आपको नॉर्मली कोई भी आप सेंटेंस ले लीजिए, ही इज़ अ गुड बॉय, आई एम ए, ठीक है, नॉर्मल पर्सन, इस तरीके से आप जो भी है कोई भी एक सेंटेंस ले सकते हैं, जिसे, या फिर हमने ले लिया गॉड इज काइंड। ठीक है, यानी कि जो भगवान है वो बहुत दयालु होते हैं। ठीक है, भगवान जो है वो बहुत दयालु हैं, यानी कि गॉड इज काइंड। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, एक ही फाइनाइट वर्ब है, इससे पता चल रहा है कि बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, इस तरीके से और भी इसके एग्जांपल हो सकते हैं। तो ये आपके क्या हो गए, सिंपल सेंटेंस, इसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। देखिए तीनों में आप एक बार डिफरेंस समझ जाएंगे ना, सिंपल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है, तो फिर आपको दोबारा इसे पढ़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी लाइफ में। देखिए कॉम्प्लेक्स, अब कॉम्प्लेक्स से क्या पता चल रहा है, यानी कि कॉम्प्लिकेशंस मतलब मिश्रित होगा वाक्य। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है, यानी कि मिश्रित वाक्य। लिख देते हैं यहाँ पे, इसका मतलब सरल, ठीक है, और इसका मतलब आपका मिश्रित हो जाएगा, और यहाँ पे आपका ये संयुक्त हो जाएगा। ठीक है, नोट करते रहेगा आप इसे। ठीक है, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में आप नोट कर लीजिएगा, भी आप समझ लीजिए। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में पता चल रहा है मिश्रित वाक्य, यानी कि इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, यहाँ पे एक इसकी सिंपल सी लाइन लिखवा देता हूँ आपको। देखिए वैसे तो इसकी जो है, आप इसमें क्या क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज जो है मुख्य उपवाक्य होता है, और जो बाकी का वो शेष है आश्रित होता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज मुख्य उपवाक्य होता है, मुख्य उपवाक्य होता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज जो है मुख्य उपवाक्य होता है, और बाकी का जो है शेष वो आश्रित होता है। शेष आश्रित होता है मतलब डिपेंड होता है। ठीक है, इस आश्रित का मीन्स क्या है, डिपेंड होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा स्टार्टिंग में, जो मुख्य उपवाक्य होगा, लेकिन उससे सेंस का पता नहीं चलेगा। ठीक है, उससे क्या होगा, तो सेंस का पता नहीं चलेगा, और शेष जो है वो आश्रित होता है, डिपेंड होता है। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल क्या है, ही पास्ड बिकॉज ही हैड वर्कड हार्ड। ठीक है, एग्जांपल है आपका, ही पास्ट because he had worked hard। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, he passed, वह पास हुआ, लेकिन क्यों हुआ उसका रीजन हमारे पास नहीं है। तो देखिए एक्चुअल में अगर देखा जाए तो he had worked hard, ये आपका एक प्रिंसिपल क्लॉज है, इससे पूरा पूरा मतलब पता चल रहा है। देखिए he had worked hard, उसने जो है कठिन परिश्रम किया था। ठीक है, उसने जो है कठिन परिश्रम किया था। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि वो एक प्रिंसिपल क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब क्या बताया गया था आपको, पहले भी क्लॉज पढ़ाए थे प्रेजेंट क्लॉज में, कि वो एक वाक्य में सम्मिलित होता है। ठीक है, यानी कि जो क्लॉज है वो एक पूरा वाक्य में सम्मिलित होता है। तो क्लॉज का मतलब क्या होगा कि वो पूरा एक वाक्य होना चाहिए। तो ही हैड वर्कड हार्ड, ठीक है, उसने जो है कठिन परिश्रम किया था। तो यहाँ तक तो ये प्रिंसिपल क्लॉज है, यानी कि मुख्य उपवाक्य, जो मेन उपवाक्य है वो यही है। बट बोला गया है कि शेष आश्रित होता है, यानी कि बाकी जो है वो आश्रित है इसी पे। ठीक है, बाकी का सेंटेंस क्या है, ही पास्ट, वह पास हुआ, लेकिन क्या रीजन था उसका, उसके बारे में तो बाद में बताया गया है। ठीक है, कि ही पास्ड, वह पास तो हुआ, लेकिन उसका रीजन क्या था। ठीक है, वो देखिए कहाँ बताया गया है, बिकॉज ही हैड वर्कड हार्ड, क्योंकि उसने जो है कठिन परिश्रम किया था। यानी कि उसका रीजन आपको यहाँ बताया गया है कि वह पास तो हुआ, लेकिन
बिकॉज, क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया था। तो अगर इतना सेंटेंस बोला जाएगा ही पास, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। वह पास हुआ लेकिन किस रीजन से हुआ वो नहीं पता चल रहा है। जैसे ही हमने बिकॉज लगा के ये रीजन लिख दिया कि ही हैड वर्कड हार्ड, क्योंकि उसने जो है एक कठिन परिश्रम किया था, तो यहाँ से आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया पूरा। तो यहाँ से ही हैड वर्कड हार्ड, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल क्लोज है। लेकिन ये जो है ये पूरा जो सॉल्यूशन है वो पूरा इसी पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ही पास्ड, वह क्यों पास हुआ, क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया था। तो इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। एवरीबॉडी लाइक्स द बॉय हु स्पीक्स द ट्रूथ। एवरीबॉडी लाइक्स द बॉय हु स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। इससे क्या पता चल रहा है कि एवरीबॉडी लाइक्स द बॉय, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति, एवरीबॉडी का मतलब हर कोई व्यक्ति, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ उसी लड़के को पसंद करता है, उसी बॉय को पसंद करता है जो कि सच बोलता है, हु स्पीक द ट्रूथ। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, देखो, स्पीक द ट्रूथ का मतलब क्या है, सदा सत्य बोलो, ठीक है। स्पीक द, सॉरी सदा नहीं आएगा, ऑलवेज नहीं लगा है, ठीक है। स्पीक द ट्रूथ का मतलब क्या है, सत्य बोलो। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये एक प्रिंसिपल क्लोज है, क्योंकि ये एक मुख्य उपवाक्य है, क्योंकि मेन बात यहाँ पे क्या की जा रही है कि सच बोलो, ठीक है। लेकिन क्या है, बाकी का जो है शेष आश्रित होता है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये पूरा डिपेंड है। देखो, एवरीबॉडी लाइक्स द बॉय, सभी लोग उस बॉय को पसंद करते हैं, लेकिन किस रीजन से, क्या यहाँ पे कोई रीजन क्लियर हो रहा है, नहीं। जैसे ही मैंने यहाँ पे लगाया हु स्पीक द ट्रूथ, यानी कि जो सच बोलता है, तो यहाँ पे आपका ये पूरा क्लियर हो गया। यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में डिपेंडिंग रहेगा पूरा। फर्स्ट वाला सेंटेंस कुछ इस प्रकार से होगा कि आपका उसमें कुछ भी क्लियर नहीं होगा कि वो किस बारे में बात कर रहा है, बट सेकंड जैसे ही आपको जोड़ दिया जाएगा एवरीबॉडी लाइक्स द बॉय हु स्पीक द ट्रूथ, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति उसी लड़के को पसंद करता है, उसी बॉय को पसंद करता है, हु स्पीक द ट्रूथ, जो कि सच बोलता है। तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा सेंटेंस जो है लाइक द बॉय तक, ये पूरा इस पर डिपेंड है। अगर हम ये लगाते हैं तो इसका मतलब सेंटेंस कंप्लीट होगा, अदरवाइज ये क्या है, पूरा कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा, ठीक है। एवरीबॉडी लाइक्स द बॉय वो सेंटेंस हो जाएगा, लेकिन वो तो सिंपल पार्ट हो गया बिल्कुल, ठीक है। सेंटेंस तो जरूर है वो, लेकिन वो तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं रहेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में डिपेंडिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा सेंटेंस बनाना है जो कि दूसरे वाले सेंटेंस पे आपका डिपेंड हो। तो यहाँ पे भी देखिए, ये वाला सेंटेंस इस पर डिपेंड था और ये वाला सेंटेंस यहाँ पे इस पर डिपेंड है। तो ये आपके दो एग्जाम्पल हो गए, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है यहाँ तक क्लियर हो चुका है, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ेंगे अपने कौन से, कंपाउंड सेंटेंस की तरफ। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं आपके, संयुक्त वाक्य। तो यहाँ तक इसे रफ कर देते हैं। देखिए यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है, हमारा इसी का थर्ड पार्ट है, यानी कि कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंस जिसे हिंदी में बोलते हैं संयुक्त वाक्य। क्या बोलते हैं, संयुक्त वाक्य, ठीक है। रचना के आधार पर हमने 3 प्रकार के सेंटेंस बताए थे, जो कि पहला बताया था आपको सिंपल सेंटेंसेस, उसके बाद बताया गया था आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, और फिर आपको बताया गया था यहाँ से कंपाउंड सेंटेंसेस। यानी कि आपको कंपाउंड सेंटेंस अब किया जा रहा है, ठीक है। देखिए 2 प्रकार के हमारे सेंटेंस क्लियर हो चुके हैं, अब आते हैं कंपाउंड सेंटेंस पे। इसमें भी क्या होता है, इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है तथा दूसरी जो है मुख्य उपवाक्य के समान ही होती है। तो मान लीजिए, देखिए पहला आपका इसमें, पहले तो इसके लिए लाइन लिखवा देते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल सेंस, ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज होती है। इसमें जो है प्रिंसिपल क्लॉज होती है, और जो दूसरा है, और दूसरा मुख्य उपवाक्य के समान रहता है, ठीक है। मुख्य
उपवाक्य के समान होता है। ठीक है, मतलब क्या कहने का मतलब है, देखिए जैसे हम कॉम्प्लेक्स में करा रहे थे कि प्रिंसिपल क्लॉज होती थी उसमें, लेकिन एक ही मुख्य उपवाक्य होता था। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज तो होती ही होती है, साथ में जो दूसरा वाला सेंटेंस भी होगा ना वो भी मुख्य उपवाक्य के समान ही होगा। ठीक है, लगभग लगभग उसमें भी क्या होता है, वो समान ही होता है, बट डिपेंड नहीं होते। पहला सेंटेंस अपने आप में अलग होता है, दूसरा सेंटेंस आपका अपने आप में एक अलग होता है। ठीक है, अभी एग्जाम्पल लिखेंगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, पहला सेंटेंस जो होगा वो भी आपका एक क्या होगा, अपने आप में क्या है, एक सेंटेंस होगा। दूसरा भी अपने आप में एक सेंटेंस होगा, और उसको दोनों को बीच में किसी ना किसी वर्ड से जोड़ दिया जाएगा या रिलेटेड कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक दूसरे का रिलेशन दिखा रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर फर्स्ट वाला नहीं लिखा गया तो सेकंड का कोई मतलब नहीं है, या सेकंड नहीं लिखा गया तो फर्स्ट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स में सिर्फ आपका एक सेंटेंस जो है दूसरे पर डिपेंड होता था, तो पहला वाला सेंटेंस अगर लिखते डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स में तो वो दूसरे वाले से डिपेंड ही होता था, बट इसमें ऐसा नहीं है, ये डिपेंड नहीं होगा और सेंटेंस दोनों मिक्स होंगे। ठीक है, तो जैसे एक बार इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब यही कि प्रिंसिपल क्लॉज भी होती है और साथ में दूसरा जो मुख्य उपवाक्य होता है वो भी उसके समान ही होता है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस भी मुख्य उपवाक्य के समान होता है। तो जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लिख लेते हैं, सी मस्ट वीप और शी मस्ट डाई। सी मस्ट वीप और सी मस्ट डाई। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है कि सी मस्ट वीप, उसे रोना अवश्य चाहिए, यानी कि उसे अवश्य रोना चाहिए, और सी मस्ट डाई या फिर उसे मर जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि या तो उसे रोना चाहिए या फिर मर जाना चाहिए, पर दोनों का मीनिंग अलग अलग है बट कनेक्ट कर दिया गया है। देखो, सी मस्ट वीप, उसे अवश्य ही रोना चाहिए, एक सेंटेंस का फिनिश हो गया यहाँ तक। सी मस्ट डाई यानी कि उसे अवश्य ही मर जाना चाहिए, यहाँ तक भी आपका एक सेंटेंस खत्म हो गया, बट इन दोनों को रिलेटेड कर दिया और से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सी मस्ट वीप, या तो उसे रोना चाहिए या फिर उसे मर जाना चाहिए। तो दोनों को सेंटेंस को हमने क्या कर दिया, पुट टुगेदर, एक साथ आपको जोड़ दिया, बट इसका भी अलग मीनिंग है, इसका भी अलग मीनिंग है, और दोनों सेंटेंस अपने आप में जो है एक स्वतंत्र रूप से हैं बिल्कुल। ठीक है, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, अलग से लिख सकते हैं, इसको भी अलग से लिख सकते हैं, दोनों का मतलब रहेगा, यानी कि ये एक दूसरे पर पूरे डिपेंड नहीं है, बट हमने इनको रिलेशन में दिखा दिया है। ठीक है, ये पूरा एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में क्या हो, सिंपल में क्या था, सिंपल में तो एक ही सेंटेंस आता था, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, यानी कि वो पूरा एक सिंपल सेंटेंस की तरह ही आता था, जैसे गॉड इज काइंड था, सिंपली। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में क्या किया हमने कि फर्स्ट वाला जो है सेकंड वाले पे पूरी तरह डिपेंड था, यानी कि अगर वो सेकंड वाला सेंटेंस ना लिखा जाता तो फर्स्ट वाला आपका कोई मतलब नहीं रहता, यानी कि फर्स्ट वाला पूरी तरह से सेकंड पे डिपेंड था। बट यहाँ पे क्या है, कंपाउंड में ये भी अलग है और ये भी अलग है। ठीक है, तो आई होप दैट कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये वाला जो सेंटेंस है और ये वाला जो सेंटेंस है वो दोनों अपने आप में एक अलग अलग हैं, यानी कि इसी को क्या बोलते हैं हम, कंपाउंड सेंटेंस। मतलब कि एक सेंटेंस ये, एक सेंटेंस ये, और उन्हीं दोनों को जोड़ देना मतलब संयुक्त कर देना। ठीक है, संयुक्त मतलब क्या है, साथ में जोड़ देना, युक्त मतलब जोड़ देना। ठीक है, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को साथ में जोड़ देना, बट डिपेंडिंग ना रहे। ठीक है, बट वो डिपेंड ना रहे एक दूसरे पे, वो रिलेटेड रहे बट डिपेंड ना रहे, क्योंकि डिपेंड जैसे ही आप कर दोगे इसको, इस पे अगर आप डिपेंड कर दोगे तो इसका मतलब क्या है, वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि डिपेंडिंग का जो रूल है वो कॉम्प्लेक्स में होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है हमें, क्या बनाना है, कंपाउंड बनाना है, यानी कि संयुक्त वाक्य। जैसे एक और है, कर्टसी कॉस्ट नथिंग बट बायज एवरीथिंग। कर्टसी cost nothing but buys everything। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि कर्टसी जो आपका शिष्टाचार है, यानी कि जो हमारे आदर होते हैं, सम्मान होते हैं, यानी कि हमारी जो रिस्पेक्ट होती है, शिष्टाचार। ठीक है, हमारा जो आचरण कह सकते हैं इसे सिंपली लैंग्वेज में, शिष्टाचार या आचरण। ठीक है, कर्टसी मतलब शिष्टाचार या आचरण। तो जो शिष्टाचार होते हैं वो उसकी कोई भी कीमत नहीं होती, कॉस्ट नथिंग मतलब वो पैसे से नहीं मिलता, कॉस्ट नथिंग बट बाइज एवरीथिंग, बट वो बहुत चीज़ें खरीद सकता है, यानी कि लाइफ की सभी चीज़ें। आपका जो अच्छा आचरण है, आपका अच्छा बिहेवियर जो है वो
कीमत उसकी नहीं होती, बट वो सभी चीज़ें खरीद सकता है। यानी कि आपका अच्छा बिहेवियर अपने सामने वाले पर्सन को क्या कर सकता है, बड़े से बड़ा पर्सन को भी, ठीक है, वो मतलब आपको मतलब सेटिस्फाई कर सकते हो आप उसे, ठीक है, अपने आचरण से ही सेटिस्फाई कर सकते हो। उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, मूल्य नहीं होता कोई, बट उसे आप खरीद सकते हो कैसे, अपने शिष्टाचार से। तो आपका जो बिहेवियर है वो डिपेंड करता है, ठीक है। कर्टसी कॉस्ट नथिंग बट बायज एवरीथिंग। इससे क्या पता चल रहा है, देखिए हम तो कंपाउंड पे थे, तो कंपाउंड में देखिए क्या करते थे, कर्टसी कॉस्ट नथिंग यानी कि इसकी कोई कीमत नहीं होती, ठीक है। यहाँ तक सेंटेंस खत्म हो गया। इसमें ये क्या, ये वाला इस पर डिपेंड है, नहीं डिपेंड है, ठीक है, डिपेंड नहीं है। ये अपने आप में एक स्वतंत्र वाक्य है। पहला वाला अगर डिपेंड होगा तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जैसे कि अभी बताया गया था आपको, लेकिन ये वाला अपने आप में एक स्वतंत्र है। कर्टसी कॉस्ट नथिंग, कर्टसी की कोई भी कीमत नहीं होती, तो बिल्कुल सही बात है, कोई भी आपकी इसकी कीमत नहीं होती। तो यहाँ तक सेंटेंस खत्म हो गया। बट बायज एवरीथिंग ये हमने जोड़ दिया। अगर इसी को अलग अलग करके लिखेंगे तो सेंटेंस क्या बनेगा आपका, कर्टसी कॉस्ट नथिंग फुल स्टॉप कर्टसी बायज एवरीथिंग। यानी कि दो सेंटेंस प्रॉपर बनेंगे, बट हमने जब एक साथ जोड़ा है तो कर्टसी तो हमारा ऑलरेडी आ चुका है ना यहाँ पे, तो इसके लिए हम बार बार कर्टसी लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमने जब एक साथ जोड़ा तो क्या लिख दिया, कर्टसी कॉस्ट नथिंग बट बायज एवरीथिंग। वैसे अगर इसका सेंटेंस देखा जाए तो क्या बनेगा, दो सेंटेंस अगर ये अलग अलग लेंगे, ठीक है, कर्टसी कॉस्ट नथिंग फुल स्टॉप कर्टसी बायज एवरीथिंग। यानी कि ये अगर आपको दिया जाएगा कि सेंटेंस को आप चेंज करो कंपाउंड में, तो आपको इस तरीके से दिया जाएगा, कर्टसी कॉस्ट नथिंग और कर्टसी बायज एवरीथिंग, ये आपको इस तरीके से दिया जाएगा। और फिर कहा जाएगा कि आप इसे चेंज करो किसमें, कंपाउंड में। तो आप किस तरीके से चेंज करोगे, यानी कि डिपेंड नहीं बनाना है तो कर्टसी कॉस्ट नथिंग यानी कि उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती, बट बायज एवरीथिंग, बट बायज एवरीथिंग लेकिन वो सब कुछ खरीद सकता है, ठीक है। तो ये कर्टसी बार बार लिखने की जरूरत नहीं थी, इसलिए हमने उसे बट बायज एवरीथिंग कर दिया है। तो ये वाला सेंटेंस आपका एग्जाम्पल नहीं है, ये तो आपको अगर दिया जाएगा इस तरीके से तो आप बनाएंगे कंपाउंड में इस तरीके से। तो कंपाउंड का एग्जाम्पल कौन सा है आपका, ये वाला है। यानी कि तो आज हमने क्या पढ़ा, देखिए सिंपल में बहुत सिंपल सेंटेंस होते हैं, जैसे गॉड इज काइंड, यानी कि उसमें कोई भी उसका कोई खास मतलब नहीं होता, सिंपल एकदम साधारण वाक्य होते हैं। कॉम्प्लेक्स में आता है कि पहला वाला सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड होता है, ठीक है, आश्रित होता है, और प्रिंसिपल क्लॉज होता है जो डिपेंड वाला वाक्य होता है, ठीक है, लास्ट वाला वाक्य उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, वो हमने बताया था। उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस की अगर बात करें तो थर्ड वाला पार्ट होता है, वो क्या होता है आपका कंपाउंड सेंटेंस, जो कि संयुक्त होता है, मतलब दोनों का मीनिंग अलग अलग होगा, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होंगे, ठीक है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होंगे। इसका अलग मतलब होगा, सेकंड वाले का अलग मतलब होगा, बट उन दोनों को किसी ना किसी वर्ड से रिलेट कर दिया जाएगा। तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस है। अभी किस तरीके से किया जाएगा वो सब आपका एक नेक्स्ट टॉपिक में आपका आगे कवर किया जाएगा। अभी जो है सेंटेंस के एसेंशियल नॉलेज में क्या क्या चीज़ें आपकी हैं और क्या क्या चीज़ें आपको बेसिकली बताई जा रही है, ठीक है, तो उस पर आपको फोकस करना है कि एक्चुअल में ये होता क्या है, ठीक है। अभी आपका सिर्फ बेस तैयार किया जा रहा है, ठीक है, अभी आपका जो है सिर्फ बेस तैयार किया जा रहा है कि एक्चुअल में ग्रामर में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा हम आगे इसमें मूव करेंगे। आगे मूव करते करते ही आपके सारे टॉपिक्स बाद में फिर से आने वाले हैं। जैसे ये बाद में फिर से आएंगे तब आपको प्रॉपर बताया जाएगा कि कौन सा सेंटेंस किस तरीके से आपका बनाया जाता है। यानी कि अगर हमें सिंपल दे दिया जाए तो उसे कंपाउंड में कैसे चेंज करेंगे, और सिंपल दे दिया जाए तो उसे कॉम्प्लेक्स में कैसे करेंगे, कॉम्प्लेक्स से सिंपल कैसे बनाएंगे, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे, या कंपाउंड से सिंपल कैसे बनाएंगे, ठीक है। हर एक तरीके से आपको आगे टॉपिक में कवर किया जाएगा जब इसका एक पर्टिकुलर टॉपिक आएगा, ठीक है। अभी तो ये क्या है, एसेंशियल नॉलेज का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें आपको सिर्फ इतना बताया गया है कि सेंटेंसेस क्या होते हैं और सेंटेंसेस के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 3 रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। बाकी वैसे नॉर्मली क्या है आपके 4 प्रकार के होते हैं, जो असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, वो सब आपको बताया जाएगा। तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। तो ये आपका जो इसका 4th पार्ट, यानी कि ऐसे इसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं, लगभग 8 to 9 पार्ट्स हैं एसेंशियल नॉलेज में, जिसमें से आपका ये टॉपिक कवर हो गया है काइंड ऑफ सेंटेंसेस और सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये आपका कवर हो चुका है। तो आज के लिए इतने रहने देते हैं इसमें। इसका अगला जो पार्ट होगा वो आपका होगा पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, जो कि हम कल पढ़ने वाले हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका जो अगला पार्ट होगा वो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का होगा, जिसमें आपको कल पढ़ाया जाएगा कि नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू दिया जाएगा इन सभी का कि पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होते हैं। और इसके आगे जो है आपका नॉन फाइनाइट्स,
ठीक है, नॉन फाइनाइट। ठीक है, इसमें आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट टॉपिक में, और नेक्स्ट टॉपिक में आपको नॉन फाइनाइट्स पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और हो सका तो आपका इसमें वर्ब और काइंड्स उसके, ठीक है, वर्ब एंड देयर काइंड्स, वर्ब एंड देयर काइंड्स, ये सब भी आपको कवर करा दिया जाएगा। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है, अभी आपको सिर्फ बेसिक बताया जा रहा है थोड़ा थोड़ा। ये वर्ब का एक टॉपिक बहुत आगे भी आने वाला है, जब नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब पढ़ेंगे। बट अभी पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कितने पार्ट होते हैं स्पीच के, ठीक है, वो बताए जाएंगे, किस तरीके से हम उन्हें पढ़ेंगे, ये सब बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप लोग बने रहिएगा, ग्रामर वीडियो देखते रहिएगा, और जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, जितने भी लोग नीडेड पीपल है, यानी कि जिनको इसकी ज़रूरत है, और आप उन्हें शेयर कर सकते हैं आराम से। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप यहाँ तक पढ़ते रहिए, इसे नोट डाउन करते रहिए, नोट डाउन करने के साथ साथ आप इसे समझिए एक दो बार। ठीक है, अच्छे से। आप अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को पीछे से फिर से दोबारा से स्टार्ट करके देख सकते हैं। एग्जैक्टली आपको एक एक चीज़ें क्लियर की गई है इसमें, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम आगे मूव करते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, तो बने रहिए और देखते रहिए आप लोग मौर्या क्लासेस। धन्यवाद आप लोगों का।